हेलो एवरीवन, मैं हूँ आशिका सिन्हा और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जहां हम लोग बात करने वाले हैं जेएनवी क्लास 9th की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। मतलब सारी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, चाहे वो एडमिशन प्रोसेस हो, पेपर पैटर्न हो, एग्जाम सिलेबस हो, ठीक है, नंबर ऑफ स्कूल्स हो, और जो भी आपकी क्राइटेरिया हो, चाहे वो एलिजिबिलिटी की हो, चाहे वो रिजर्वेशन की हो, सबके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता है कि जेएनवी का फॉर्म जो है वो क्लास 9th के लिए आउट हो चुका है बहुत पहले ही, 1 अक्टूबर को, और इसकी लास्ट डेट कब है? 30 अक्टूबर। ठीक है, 30 अक्टूबर 2024 की लास्ट डेट है। तो अभी तक अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है, रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो जरूर से जरूर कर ले, क्योंकि इसके बाद आपको कोई चांस नहीं मिलेगा। एग्जाम की बात करें तो एग्जाम इसका कब है? 8 फरवरी। ठीक है, 8 फरवरी 2024 को इसका एग्जाम होने वाला है। तो टाइम तो अब आपके पास काफी कम है, तो सारी चीजें यहाँ पे पहले जान लेते हैं। अगर एडमिशन प्रोसेस की बात करें क्लास 9th की, तो इसका एडमिशन जो है वो कैसे होता है? जेएनवीएसटी से। ठीक है, यानी जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट का फुल फॉर्म है जो। तो आपसे एक बेसिकली टेस्ट होता है आपका, ठीक है, 2.5 घंटों का यहाँ पे टेस्ट होगा, और फिर उसमें आपको 100 क्वेश्चंस आएंगे और फिर आपको उसको अटेम्प्ट करना पड़ता है। कौन कंडक्ट कराता है? सीबीएसई। ठीक है, सीबीएसई जो यहाँ पे कंडक्ट कराता है। तो यानी आप सिंपल समझ सकते हो कि जो क्लास 8 का सिलेबस है ना, क्लास 9th पे आप एंट्री ले रहे हो, तो क्लास 8 का जो सिलेबस है उस पे आपका बेस्ड होता है इसका एग्जाम सिलेबस। ठीक है, आगे बात करें तो कितने स्कूल्स हैं यहाँ पे? टोटल 661 स्कूल्स है, अराउंड 638 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। यानी इंडिया के 638 डिस्ट्रिक्ट में 661 स्कूल्स यहाँ पे, जो आप यहाँ पे टेबल भी देख सकते हो। ठीक है, तो जिसका जो भी स्टेट है आप यहाँ पे डिटेल में समझ सकते हो, प्रोस्पेक्टस में भी ये दिया है, तो वहीं से लिया गया है ये। तो आप यहाँ पे इसको आराम से देख सकते हो, समझ सकते हो कि कितने स्कूल्स कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में इंडिया के हैं। हालांकि वहाँ डिस्ट्रिक्ट नहीं है, स्टेट लिखा है, तो आप स्टेट में देख सकते हो जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की आप एलिजिबल हो या नहीं। क्लास 9th की अगर बात करें तो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो सिंपल से अगर आप कॉमन सेंस लगाए तो वही है कि क्लास 8 आपने किसी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से की, क्योंकि अगर आपने क्लास 8 नहीं की है तो आप क्लास 9th में कैसे आ सकते हो? ठीक है, तो पहला तो आप क्लास 8 में होने चाहिए। दूसरा, अगर आपने क्लास 8 पिछले साल पास किया है तो आप इसको नहीं दे सकते। ठीक है, अगर आपने अभी 2025 में आप क्लास 8 पास करके क्लास 9th में एडमिशन लेने वाले हो, तभी आप इस एग्जाम को दे सकते हो, तभी आपको एडमिशन मिलेगा। अब ये नहीं कि आपने डाल दिया, हाँ फॉर्म में डाल दिया कि हाँ इसी साल कर रहे हैं, जबकि आपने पिछले साल किया, तो फिर आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। क्योंकि एडमिशन के टाइम पे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अगर आप उसमें पाए गए कि आपने कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन डाली है, तो उसी टाइम पे आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो पहली चीज तो ये होगी। दूसरा, अगर हम लोग बात करें एज एलिजिबिलिटी की, ठीक है, एज के फील्ड में, तो देखते हैं कि आप 1 मई 2010 से लेके 1 जुलाई 2012 के बीच में आपकी क्या होनी चाहिए? डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, तभी आपको मिलेगा। और दोनों इंक्लूसिव है, यानी बीच में। ठीक है, दोनों के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो पढ़नी चाहिए। कौन कौन सी डेट है? 1 मई 2010 और 31 जुलाई 2012। यानी आपका जन्म 1 मई 2010 से लेकर 31 जुलाई 2012 के बीच में होना चाहिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ इसमें होनी चाहिए। आप अगर 31 जुलाई 2012 के बाद हुए हैं तो आप नहीं ले सकते एडमिशन, नहीं कर सकते अप्लाई। अगर आप 1 मई 2010 के पहले हुए हैं तो भी आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये दोनों चीज ध्यान रखिए। फिर सेम चीज है जो आपसे फर्स्ट कह सकते हैं, जो आपके फॉर्म में पूछा गया ना, वो यही चीज है कि आप 8th कहाँ से कर रहे हो। ठीक है, 8th आप कहाँ से कर रहे हो, और आप जाना किस नवोदय में चाहते हो, मतलब या फिर आप कहाँ रेसिडेंट हो। ठीक है, ये पूछा गया। तो आपका सेम सिमिलर चीज है कि आपने जहाँ से 8th की है और साथ साथ जहाँ आप रेसिडेंस, वो आपका सेम डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। ये हो गया। और साथ साथ जहाँ जिस जेएनवी में आप जाना चाहते हैं वो आपका सेम होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप ए जगह से जो है वो ए जगह पे रह रहे हो, तो आप बी जगह में अगर नवोदय है तो आप वहां एडमिशन नहीं ले सकते, आपका दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, तो वही लिखा है, ओनली दोज कैंडिडेट्स हु आर बोनाफाइड रेसिडेंट्स। यानी ये भी नहीं कि आप रहते हुए हैं ए में हो और कह रहे हो नहीं हम बी से, आपका एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, रेसिडेंस बोनाफाइड सर्टिफिकेट वो बनता है। ठीक है, कि आप यहीं से बिलोंग करते हो, तो वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, of the district concerned where wish to apply and should have resident of the same district। और आप सेम डिस्ट्रिक्ट के होने चाहिए, सेम रेसिडेंस। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। अब आते हैं रिजर्वेशन क्राइटेरिया कि क्या रिजर्वेशन है, क्या रिजर्व सीट्स है जेएनवी में? तो बिल्कुल है। अब जैसा कि पता है कि जेएनवी बनाई क्यों गई थी? रूरल स्टूडेंट्स के लिए। तो रूरल स्टूडेंट्स के लिए ही है ये।
है ना, स्पेसिफिकली। तो 75% सीट्स जो है एक डिस्ट्रिक्ट में वो रिजर्व्ड है, यानी जो सिर्फ रूरल एरिया से आते हैं वही लोग सिर्फ उसमें अप्लाई कर सकते हैं, मतलब I mean कि उनको रिजर्वेशन मिला हुआ है 75%। क्या गर्ल्स के लिए कोई रिजर्वेशन है? जी हाँ, 1/3 सीट जो है वो गर्ल्स के लिए भी रिजर्व यहाँ पे रखी गई। और बात करें डिसएबल्ड चिल्ड्रन, यानी जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं उनके लिए 3% रिजर्वेशन, और जो क्या कैटेगरी बेस्ड रिजर्वेशन है जो हर जगह होती है, यहाँ पे भी है। ठीक है, तो वही चीज है। बाकी जो भी बचे वो सब जनरल कैंडिडेट स्टूडेंट्स में आ जाएंगे, चाहे वो कैटेगरी के बेसिस पे हो, चाहे वो डिफरेंटली एबल्ड के लिए हो, चाहे वो गर्ल्स के अलावा हो, चाहे वो अर्बन कैंडिडेट। तो ये सब जनरल कैंडिडेट, ऐसा नहीं कि इसमें रूरल वाले नहीं आ सकते या उन सीट्स में गर्ल्स नहीं आ सकती। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिए। तो ये जो है ये इसका रिजर्वेशन क्राइटेरिया है। अब आगे चलते, आगे बात करते, आगे आता है फी स्ट्रक्चर। मैंने आपको ऑलरेडी बताया पिछली वीडियो में कि रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कोई भी फी नहीं लगी। ठीक है, फी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। फिर बात करते हैं, जैसे मैंने 6th में बताया था आपको कि 6th क्लास के लिए आपको कोई फी नहीं देनी, 6 to 9। लेकिन जो 9th में एडमिशन ले रहे हैं, 9th से लेके 12th क्लास तक बच्चों को 600 रुपीज जो है वो पे करने होंगे। बहुत ही ज्यादा सस्ते है ना, 600 रुपीज जो है वो आपको पे करना है। ठीक है, ये हो गया। अब किनको नहीं करना है, में भी बहुत ज्यादा जो है वो मिला हुआ है आपको प्रिविलेज। तो जैसे जो स्टूडेंट्स है, चाहे वो एसटी कैटेगरी के हो, एसटी कैटेगरी की हो, या फिर जो गर्ल्स हो, उनको किसी भी तरह के पेमेंट नहीं करनी है, उनको जो है कोई किसी भी तरह की फी नहीं देनी। और दूसरा, इनके अलावा वो फैमिलीज जो बीपीएल में आती, यानी बेलो द पॉवर्टी लाइन, जो भी बीपीएल में आती है उनको भी कोई फीस नहीं देनी। यानी इनसे हटकर अभी और लोग आएंगे, इनसे हटकर जो लोग हैं उनको 600 रुपीज पे करने होंगे। यानी बॉयज में आ गए, अगर आप बॉयज में जनरल या ओबीसी कैटेगरी से आते हो तो आपको फी पे करनी होगी, बाकी सबको यहाँ छूट है। साथ साथ एक और चीजें आती है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, नॉर्मल जो लोग हैं, मतलब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिनके पेरेंट्स नहीं है उनको तो 600 पे करना है, लेकिन जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के वार्ड है, उनको 1500 रुपीज पे करने होंगे। अगर क्या वो गर्ल्स हैं, उनके पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो उनको करने होंगे नहीं, इन कैटेगरी से हटाकर। ठीक है, स्पेयर्ड कैटेगरी, जो कैटेगरी उससे हटाकर जो है उनको पे करना होगा 1500, जो भी गवर्नमेंट वार्ड मतलब जो भी वार्ड है गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये चीज है, इस चीज को समझिए। यानी क्लास 9 से 12 तक आपको 600 पे करने होंगे, लेकिन उन लोगों को पे नहीं करना होगा जो एससी, एसटी, गर्ल्स या फिर बीपीएल में आते हैं। ठीक है, अब 600 उनको पे करने हैं जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, और 1500 उनको पे करने हैं जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। ठीक है, ये चीज हो गई हमारी रिजर्वेशन क्राइटेरिया। अब ये चीज हो गया। अब इतनी सारी चीज हमने समझ ली कि हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं, नहीं रिजर्वेशन है कि नहीं, तो ये सारी चीज हमने समझ ली। अगर आप एलिजिबल है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, बहुत लोगों ने अब तक अप्लाई कर भी लिया होगा। अब हम लोग एग्जाम पैटर्न की थोड़ा सा बात करते हैं। यहाँ पे एग्जाम पैटर्न क्या है इसका, तो आपको ना टोटल 100 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन मिलेंगे, और कह सकते हैं यहाँ पे 3 सेक्शन। ठीक है, ये तो पूरा लैंग्वेज का ही सेक्शन, ठीक है, कि आपकी लैंग्वेज पे कितनी पकड़ है। तो लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी दोनों से बाबू क्वेश्चन आता है 15 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन पे एक मार्क मिलेगा, तो 15 मार्क्स भी हो गए। फिर जनरल साइंस से आपके क्वेश्चन आता है, कितने क्वेश्चन आते हैं बाबू? 35, यानी जनरल साइंस और मैथमेटिक्स भी है उससे भी 35, यानी 35 कितना हो गया? 70। तो इसका बहुत ज्यादा हम लोग कह सकते हैं वेटेज है आपके एग्जाम। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश हिंदी पे फोकस नहीं करना है, लेकिन जनरल साइंस और मैथमेटिक्स पे आपको ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि 35 क्वेश्चन इससे आ रहे। ठीक है, तो उतना ही 35 मार्क्स, तो 70 मार्क्स इधर हो गए और 30 मार्क्स इधर हो गए, तो 70 और 30 कितने हो गए? 100। तो ऐसे 100 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। कितना टाइम मिलेगा आपको? 2.5 घंटे का। ठीक है, 2.5 घंटे का आपको यहाँ टाइम मिलता है, तो आपको उतने देर में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। ठीक है, ये चीज हो गई, ये चीज समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं, अब आते हैं सिलेबस पे, कि आपको क्या क्या पढ़ना है हर एक सेक्शन। ठीक है, और क्लास 8 के सिलेबस पे आपका बेस्ड होगा। अब ऐसा नहीं कि जो भी क्लास 8 का पढ़ रहे तो आप बुक अगर बना ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कर लिए। ठीक है, जैसे ये सब टॉपिक्स है, तो आपको ना टाइम पे करना होता है। एक होता है आप सवाल कर ले रहे हो, एक होता है आप सवाल टाइम पे कर रहे हो। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है, क्योंकि आप जितने भी एंट्रेंस एग्जाम देख लो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो भी होते हैं, उसमें आता सबको है, पढ़ते सब है।
ठीक है, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने वाले का भी क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि टाइम का इशू। तो आपको थोड़ा और अच्छे से जो है वो प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ये मतलब नहीं कि आप 10 मिनट में बना ले रहे हो तो आप निकाल सकते, उसमें टाइम का एक क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आते हैं मैथमेटिक्स में, जैसे आपका 8 का सिलेबस होता है, ठीक है, रैशनल नंबर, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, एक्सपोनेंट्स एंड पार्ट्स, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, ठीक है, लीनियर इक्वेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, फैक्टराइजेशन भी जिसमें होता है 8 में इंट्रोड्यूस किया जाता है। फिर कंपेयरिंग क्वांटिटीज, ये कौन से चैप्टर है, तो इसी में आता है ना, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब, कहीं कहीं वैल्यू एडेड टैक्स, ये सब भी आप देख लेते हो, लेकिन सिंपल इसमें इतना ही। फिर आते हैं डेटा हैंडलिंग से, बार ग्राफ, पाई चार्ट, प्रोबेबिलिटी, ये सब। फिर ज्योमेट्री से आपका क्वेश्चन आता है, जैसे कोऑर्डिनेटर पढ़ना है क्लास 8 में, तो पैरेललोग्राम भी पढ़ना है, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, काइट, जितने भी टाइप के कोऑर्डिनेटर है। फिर मेंसुरेशन में आते हैं, मेंसुरेशन में किसका, प्लेन फिगर्स का एरिया, है ना, जैसे रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, इन सब का एरिया आपको पढ़ना है, समझना, सरफेस एरिया पढ़ना है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड्स एंड सिलेंडर। हालांकि इसमें वॉल्यूम और भी बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, तो ये सारी चीजें होती है। टोटल सरफेस एरिया, चाहे वो लेटरल सरफेस एरिया हो, टोटल सरफेस एरिया हो, सब आपको आना चाहिए। तो ये सारी चीजें पूछी जाती है मैथमेटिक्स। इंग्लिश की बात करें तो कॉम्प्रहेंशन आता है, यानी अनसीन पैसेज, वैसा पैसेज दे देगा जो आपने कभी देखा ही नहीं, और उस पैसेज से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, 5 ही क्वेश्चन जनरली होते हैं। वर्ड एंड सेंटेंस से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जम्बल्ड वर्ड्स होंगे, उनको अरेंज करना होगा, स्पेलिंग से क्वेश्चन आ सकते हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज आ सकते हैं, ठीक है, वर्ब वगैरह से जो इंक्लूडेड है, पैसिवेशन हो सकता है, एक्टिव पैसिव स्पीच आपने पढ़ी होगी, वो आता है, ठीक है, एक्टिव से पैसिव करने दे देगा, पैसिव से एक्टिव करने दे देगा, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। रिपोर्टेड स्पीच या फिर कहे नरेशन, वो सब पूछा जाता है ना, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच जिसको कहते हैं, एक रिपोर्टिंग स्पीच होती है, एक रिपोर्टेड स्पीच होता है। यूज ऑफ प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशंस का यूज पूछेगा, मतलब उसमें ना आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा, आपको यूज पता होना चाहिए। एंड मतलब टू का यूज कहाँ किया जाता है, ठीक है, और भी जितने सारे प्रीपोजिशंस, ऑन का यूज कहाँ, इन का यूज कहाँ, कहाँ इन यूज करेंगे, कहाँ एट यूज करेंगे, ये सब आपको पता होना चाहिए, तो फिर वो पूछा जाता है। टेंस के फॉर्म पूछे जाते हैं, आपको जैसे अलग अलग फॉर्म होते हैं ना, एक टेंस के 4 फॉर्म, सिंपल हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया, परफेक्ट हो गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। फिर आता है यूज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, जो हम लोग एडजेक्टिव में पढ़ते हैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो सारी चीज, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ये सिर्फ टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट तक सीमित नहीं है, इसमें ढेर सारी चीजें आती कि कहाँ क्या लग सकता है, कहाँ मी लगेगा, कहाँ हिम लगेगा, इसमें प्रोनाउंस वाला भी एक यूज आ जाता है, ठीक है। हिंदी की बात करें तो यहाँ अलग अलग चीजें, जैसे वर्ण विचार, वर्तनी विवेक, ठीक है, स्पेलिंग्स वाला जो पार्ट होता है, पर्यायवाची, विलोम शब्द सब पूछे जाते हैं, ठीक है। शब्द प्रयोग में सूक्ष्म अंतर, कि किस शब्द का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा सकता है, अलग अलग एक शब्द है उसके 2 मीनिंग्स हो सकते हैं, किसका कहाँ इस्तेमाल होगा, ठीक है। शब्द भेद पूछा जा सकता है कि स्रोत के आधार पे कितने शब्द के भेद होते हैं, उत्पत्ति के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करने दे देगा, ठीक है। फिर आते मुहावरे पूछे जा सकते हैं, तो आपको जितने ज्यादा मुहावरे याद हो उतना ज्यादा अच्छा है ना, ये चीज है। फिर पद भेद आ सकता है, कि शब्द, एक शब्द होता है, एक पद होता है। शब्द क्या होता है, जो नॉर्मली आप ऐसे फ्रीली जो रह रहा है मेरे हिसाब। फिर पद क्या होता है, जब आप सेंटेंस में यूज करते हो किसी शब्द को, तो वो पद बन जाता है, तो वो पद भेद क्या है, कि ये सर्वनाम है, ये क्या है, ठीक है, अलग अलग चीज। लोकोक्ति पूछी जा सकती है, मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर होता है ना, लोकोक्ति आप इंडिपेंडेंटली यूज करते हो, पूरा सेंटेंस बता देते हो, फिर लोकोक्ति इस्तेमाल होती है। मुहावरा कहीं बीच में भी इस्तेमाल हो सकता है, उसमें चेंजेस भी हो सकते हैं, है ना, तो मुहावरा, लोकोक्ति दोनों पूछी जा सकती है। पद परिचय पूछा जाएगा, और वाक्य का जो अलग अलग टाइप्स होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र, हाँ, तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। आगे बात करते हैं, आगे आता है जनरल साइंस, ठीक है। तो जो भी आपका 8th का सिलेबस है ना, जो भी आप 8th में साइंस में पढ़ो बाबू, वही आएगा। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ठीक है, एग्रीकल्चर, जो अलग अलग स्टेजेस है आपकी क्रॉप प्रोड्यूस करने के, है ना, सीड प्लोइंग हो गया, सीड सोइंग हो गया, फिर अलग अलग जो आते हैं, लेवलिंग हो गया, वो तो पहले ही होता है। फिर जो भी है, फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फू, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से शेप में होते हैं, अलग अलग पढ़ने हैं ना, बैक्टीरिया वगैरह, ठीक है, ये हमारे फ्रेंड कैसे, मतलब यूजफुलनेस कैसे है, हमारे एनिमीज कैसे है, ठीक है। फिर फूड प्रिजर्वेशन पढ़ना है कि किन किन
मेथड से फूड प्रिजर्व किया जाता है। मटेरियल्स पढ़ने हैं, सिंथेटिक फाइबर्स हो गया, प्लास्टिक हो गया, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हो गया, ये सारी चीजें पढ़ने हैं ना। मेटल्स नॉन मेटल्स जिसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है, सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ना, नेचुरल फाइबर, आर्टिफिशियल फाइबर, ढेर सारी चीजें पढ़नी है। कोल एंड पेट्रोलियम, ठीक है, वो चीज है। कंबशन एंड फ्लेम, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, फोर्स एंड प्रेशर, ये सारे से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो भी 8 का सिलेबस है वही है बाप। फ्रिक्शन हो गया, साउंड हो गया, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सम नेचुरल फेनोमेना, लाइटनिंग, अर्थक्वेक्स, पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, ठीक है, सोलर सिस्टम के बारे में, ये सारी चीजों के बारे में आपको समझना है, पढ़ना है, और इसी से आपके क्वेश्चन आएंगे। फिर से मैं रिमाइंड करा दूं कि 30 अक्टूबर 2024 को आपकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। तो अभी तक जिन्होंने नहीं किया है वो जरूर से जरूर कर ले। और आपका एग्जाम डेट कब है? 8 फरवरी, जो काफी ज्यादा करीब है, यानी 8 फरवरी 2024। ठीक है, तो ये है आपका 8 फरवरी को एग्जाम है। हम लोग कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा करीब ना, बहुत ज्यादा करीब है। तो अभी तक आपने अगर प्रिपरेशन शुरू कर दी है तो बहुत अच्छी बात है। आपको अब जो है वो क्वेश्चंस लगाने की जरूरत है, प्रैक्टिस की जरूरत है। तो आपको पता है कि हमारी पीवाई की सीरीज चल ही रही है आपकी प्रैक्टिस के लिए, है ना। और साथ ही साथ अगर जिन्होंने अभी तक अपनी प्रिपरेशन शुरू नहीं की है तो वो हमारे स्कूल शिक्षा आपके जो अग्नि बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और नीचे आपको नंबर शो कर रहा होगा, तो आप उस पर कॉल करके अग्नि बैच के बारे में डिटेल्स ले सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं आगे भी अपडेट्स लेकर आऊंगी, जो भी क्लास 6 क्लास 9th, ठीक है, जेएनवी से रिलेटेड होंगे, तो वो आगे भी वीडियोस लेकर आऊंगी। अगर अभी तक आपने चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर दे, क्योंकि आगे जो भी अपडेट्स आएंगी आपको वैसे ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।